नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ाएंगे। इनमें हम आपको आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है सिंधु नदी और इस सिंधु नदी की घाटियों में जो लोग अगर बस गए थे उन्हीं को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उनका जो रहन सहन, खान पान, जो उनके रीति रिवाज हैं, इसी को सभ्यता कहा जाता है दोस्तों। तो आज हम राजस्थान की जो सभ्यता हैं, यहाँ पर भी कई सभ्यताएं पनपी हैं। उन्हीं में से प्रमुख जो 4 सभ्यता हैं उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो इन 4 सभ्यताओं में सबसे पहले जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ ज़िले की है, दूसरी सीकर ज़िले की, तीसरी सभ्यता जयपुर ज़िले की है और चौथी सभ्यता उदयपुर ज़िले की है। तो चलिए दोस्तों, इन सभ्यताओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये राजस्थान का नक्शा है, इसे देख लीजिए दोस्तों। और जो पहली सभ्यता है वो कालीबंगा नाम से जानी जाती है और ये हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे पर है। दूसरी गणेश्वर सभ्यता है, यह सीकर ज़िले में स्थित है। और जो तीसरी सभ्यता है वो बैराट सभ्यता के नाम से जानी जाती है, यह जयपुर ज़िले में है। और चौथी आहट सभ्यता है, यह उदयपुर में है। तो सबसे पहले हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी शिवालक की पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ ज़िले में बहती हुई आगे अनूपगढ़ तक चली जाती है। घग्गर नदी के स्थान पर पहले सरस्वती नदी बहती थी दोस्तों, और ये लगभग लुप्त हो गई है और इसी के स्थान पर अब घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी को ही द्विशवती नदी कहा जाता है, इसे ही मृत नदी कहते हैं और इसी को नट नदी भी कहा जाता है दोस्तों। इसी नदी का एक और नाम है जिसे हाकड़ा नदी कहा जाता है। यह जो कालीबंगा सभ्यता है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व पुरानी सभ्यता मानी गई है दोस्तों। और सबसे पहले जब यहाँ पर अमलानंद घोष नाम के एक व्यक्ति ने इस सभ्यता को 1952 में खोजा था। इन्हें ही यहाँ कालीबंगा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 1961 से लेकर 1969 तक खुदाई का काम चला था। यहाँ उत्खनन किया गया था और इस उत्खनन कार्य को ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था। इनको ही बीवी लाल और बी के थापर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और उसके बाद में जो ये सभ्यता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और यहाँ पर जो है विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी और यहाँ के जो मकान हैं उन्हें ऑक्सफोर्ड पद्धति से बनाया गया है। इसे ही जाल पद्धति भी कहते हैं और इसको चैम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है दोस्तों। यह एक दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है और क्योंकि यहाँ पर जो है ईंटों से बनाए गए घर हैं और इसे ही कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ, जो यहाँ बहुत सारी पाई गई हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ जो घर हैं उनमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। जो घर हैं उनमें भूकंप से आई हुई दरारें पाई गई हैं। ऐसा लगता है कि यह सभ्यता भूकंप के कारण नष्ट हो गई थी। और जो यहाँ पर लोग थे वो एक साथ 2 फसलें बोते थे, इसके यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। गेहूँ और जौ की फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। यहाँ पर यज्ञ कुंड, अग्निवेदिकाएँ और बलि प्रथाएँ भी देखने को मिलती हैं। इस तरह के यहाँ प्रमाण मिले हैं। यह एक नगरी सभ्यता थी दोस्तों और यहाँ के जो लोग थे वो गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते थे। यहाँ पर मूर्ति पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है, जैसे कोई मूर्ति वगैरह यहाँ नहीं मिली है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। यहाँ पर जल की निकासी के लिए लोग लकड़ी की नालियों और ईंटों की नालियों का प्रयोग करते थे। जल की निकासी यहाँ बहुत ही बेहतर ढंग से की जाती थी। यहाँ पर जो मिट्टी के जो पात्र हैं उन्हें
कूड़ा डालने के लिए उन्हें सड़क के दोनों तरफ रखा गया है, ऐसे यहाँ पर प्रमाण मिले। यहाँ पर तांबे से बने कृषि औजार भी मिले हैं। यहाँ पर बहुत ही मात्रा में मृद भांड मिले हैं, यानी कि जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। जब हम कालीबंगा में जाकर देखते हैं तो दोस्तों चारों तरफ वहाँ मिट्टी के पात्रों के टुकड़े ही टुकड़े नज़र आते हैं। तो इस तरह से यह कालीबंगा की सभ्यता बहुत ही विकसित थी। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों। यहाँ से होकर कांतली नाम की नदी बहती है दोस्तों। यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। यह नदी सीकर जिले में 100 किलोमीटर लंबी बहती है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर की जो सभ्यता है उसकी खोज सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और दोस्तों ये खोज उन्होंने 1972 में की थी। 1972 में खोज करने के बाद में 1977 से लेकर 1978 तक यहाँ पर फिर उन्होंने उत्खनन कार्य शुरू किया। यह उत्खनन कार्य 1977 से लेकर 1978 तक चला। गणेश्वर सभ्यता से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं दोस्तों वो सभी तांबे की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सभी वस्तुओं के तांबे से निर्मित होने के कारण दोस्तों इस सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता कहा गया है और इस सभ्यता को ही ताम्रकालीन सभ्यता की जननी भी कहा गया है दोस्तों। यह सभ्यता लगभग 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन उपकरणों में जो बाणाग्र है, बाणाग्र बाण का जो आगे का हिस्सा होता है वह तांबे का बना हुआ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं वे भी तांबे की हैं। तांबे से बने फरसे, तांबे से बने कुल्हाड़े और जो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर प्राप्त हुई है वो है मछली पकड़ने का कांटा। यह भी तांबे का प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहाँ पर कांतली नदी बहती है तो कांतली नदी में उस समय बहुत पानी था तो यहाँ के लोग मछली पकड़ने का कार्य भी यहाँ करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से तीर, भाले, सुइयाँ ये सभी तांबे की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एक और ख़ास बात जो ये है कि दोस्तों यहाँ पर ईंटों से निर्मित मकान नहीं मिले हैं। इन लोगों को ईंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर जितने भी मकान पाए गए हैं वो सभी मकान पत्थरों से निर्मित पाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर लगभग 6 प्रकार के मृद भांड पाए गए हैं और ये सभी मृद भांड यहाँ पर जो पाए गए हैं उन्हें कपिशवर्णी मृद भांड कहा गया है। यानी कि ये जो मृद भांड है यानी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हैं ये थोड़े काले और नीले वर्ण के पाए गए हैं दोस्तों। इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो भी औजार वस्तुएं जो तांबे से बनी हुई हैं वे सभी वस्तुएं 99% शुद्ध तांबे से बनी हुई पाई गई हैं दोस्तों। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो कुल मिलाकर ताम्र सभ्यता कहलाई जाती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों ताम्रकालीन सभ्यता गणेश्वर की बात। तो बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों और इसे अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी इसे कहा जाता है दोस्तों। बैराठ मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों। सवाई जय सिंह द्वितीय नाम के राजा ने इस सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया था। इस सभ्यता की खुदाई में एक सोने के कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले थे दोस्तों। 1936 में राय बहादुर साहनी ने इस जगह पर उत्खनन कार्य करवाया था दोस्तों। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, डोंगरी की पहाड़ी तथा भीम डोंगरी पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। बीजक की पहाड़ियों से भाब्रू का शिलालेख मिला है दोस्तों। इस शिलालेख को कैप्टन रॉबर्ट ने 1837 में खोजा था दोस्तों। यह अशोक, राजा अशोक से संबंधित था। और भीमलत जो तालाब है वो भीम डोंगरी पर स्थित है। इससे भीम ने महाभारत काल में द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए दोस्तों अपनी लात से यहाँ पर एक गड्ढा बना दिया था
और उसी में तालाब बन गया था। तो यह भीमलत तालाब यहीं पर स्थित है। भाबरू का जो शिलालेख है उसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, धम्म, संघ और बुद्ध। ये तीनों शब्द उसमें खुदे हुए हैं दोस्तों। और यह बीजा की पहाड़ी में जो भाबरू का शिलालेख मिला है उस पर खुदे हुए हैं। इसी शिलालेख पर एक बात और लिखी हुई है, इसमें गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1999 पर यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर मिला है और जिसे बौद्ध विहार कहते हैं। यहीं पर एक बौद्ध स्तूप भी मिला है दोस्तों, ये बीजा की पहाड़ियों पर। और बीजा की पहाड़ियों से ही मथुरा शैली में बनी हुई बौद्ध की मूर्ति मिली है दोस्तों। यहाँ पर कुछ पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं और जो यहाँ पर लिपि जो मिली है वो शंख लिपि मिली है दोस्तों। तो अब उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे पर है। आयड़ नदी को बेड़च नदी भी कहा जाता है दोस्तों और ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ताम्रकालीन सभ्यता और दूसरा है लोह युगीन सभ्यता। पहले भाग में जब उत्खनन कार्य किया गया तो यहाँ पर तांबे से निर्मित वस्तुएं मिली और उसके बाद में जब दूसरी बार पर यहाँ पर उत्खनन किया गया तो यहाँ पर लोह युगीन या लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आहड़ सभ्यता को दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो तांबे की वस्तुओं के निर्माण का कार्य करते थे। यहाँ के लोग तांबे से उपकरणों का निर्माण किया करते थे और जो रोज़मर्रा की चीज़ें काम में आती हैं उन्हें भी तांबे से ही निर्मित किया करते थे दोस्तों यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय तांबा गलाना और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना था। इस सभ्यता को दोस्तों अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक दुर्गनुमा संरचना पाई गई है जिसका नाम अघाटपुर है और इसी को अघाटपुर दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। एक खोजकर्ता जिनका नाम धीरज लाल सांखलिया है दोस्तों, उन्होंने इसे बनास नदी सभ्यता या बनास सभ्यता के नाम दिया है और इन्होंने ही इन्हें इस सभ्यता को आहड़ संस्कृति का भी नाम दिया है। दोस्तों यहाँ से एक 40 फुट गहरा गड्ढा मिला है और उस गड्ढे से ये पता चलता है कि ये संस्कृति 8 बार बसी है और 8 बार ही उजड़ने के प्रमाण इसमें मिले हैं दोस्तों। और इस गड्ढे को उत्खनन का कार्य धीरज लाल सांकलिया ने किया था और उसी में जो परतें पाई गई हैं वो 8 परतें पाई गई हैं। उनसे पता चलता है कि इस सभ्यता की बसावट 8 बार हुई है। इन 8 परतों के कारण ही दोस्तों इस सभ्यता को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है दोस्तों आहड़ सभ्यता एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य कई लोगों ने मिलकर किया। सबसे पहले जिन्होंने उत्खनन कार्य किया उनका नाम है अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद में दूसरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल और उसके बाद में VN मिश्रा। अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले 1953 में इस सभ्यता का उत्खनन करवाया था दोस्तों। उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने, जिन्हें RC अग्रवाल भी कहा जाता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा टीला था उसका उत्खनन करवाया और इस टीले को यहाँ के स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से जानते थे। यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने धूलकोट नामक जो टीला था उसका उत्खनन कार्य करवाया। इस टीले का उत्खनन कार्य 1954 में करवाया गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर VN मिश्रा और धीरज लाल सांखलिया को भारत सरकार ने यहाँ उत्खनन कार्य करने के लिए नियुक्त किया था दोस्तों। इन दोनों व्यक्तियों ने यहाँ पर 1961 से लेकर 1962 तक उत्खनन का कार्य किया। और दोस्तों डॉक्टर विजय कुमार और PC चक्रवर्ती, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिसको राजस्थान सरकार ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करने के लिए नियुक्त किया था दोस्तों।
यह एक ध्यान रखने वाली बात है। राजस्थान सरकार ने इनको यहाँ पर उत्खनन कार्य करने के लिए रखा था। ये राजस्थान से थे दोस्तों। तो यहाँ पर 4 तरह से उत्खनन का कार्य किया गया। दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है उसकी खुदाई 3 स्तरों में की गई है। और जो पहला स्तर है उसमें यहाँ पर खुदाई में स्फटिक के पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग इन स्फटिक पत्थरों से औजार और कई तरह की वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। और दोस्तों जो दूसरे नंबर का स्तर है उस स्तर में लोहे, कांसे और तांबे के औजार और उपकरणों का बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलना पाया गया है। दोस्तों यहाँ पर लोहे से, कांसे से और तांबे से बने हुए उपकरण पाए गए हैं। ये जो दूसरा स्तर है इसमें पाए गए हैं। और जब यहाँ तीसरी बार खुदाई की गई, यानी तीसरे स्तर में जब खुदाई की गई, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मृत भांड यानी मिट्टी से बने हुए बहुत सारे बर्तन पाए गए या मिले दोस्तों। यानी यह सभ्यता 3 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई और तीनों ही बार यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं पाई गई और जिनकी भी खुदाई में यहाँ मिली हैं। पहले स्तर पर दोस्तों स्फटिक पत्थर मिले और दूसरे स्तर पर जब खुदाई की गई तो लोहे, तांबे और कांसे से बने उपकरण और औजार मिले। और जब यहाँ पर तीसरी बार खुदाई की गई तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मृत भांड है वो अधिक मात्रा में मिले थे। दोस्तों यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे और ये जो मकान है ये अधिकांश मकान आयताकार रूप में मिले हैं दोस्तों यहाँ पर जो लोग थे वो सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था अपनाए हुए थे। यहाँ पर एक ही मकान में एक से अधिक कई चूल्हे मिले हैं और उनमें लगभग 6 चूल्हे एक मकान में मिले हैं। और ऐसे सभी मकान हैं जिनमें एक से अधिक चूल्हे यहाँ पर मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग मिलजुल कर एक ही स्थान पर अपना भोजन बनाते थे। यहाँ पर जो एक चूल्हा मिला है उस पर मानव की हथेली के निशान मिले हैं दोस्तों। यह सामूहिक भोजन व्यवस्था को बताता है। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता मिली है, यहाँ पर बिना हत्थे का एक जलपात्र मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ गोरे और कोठे भी मिले हैं, ये मिट्टी के बने हुए। इनमें दोस्तों अनाज का भंडारण किया जाता था, यानी इनमें वहाँ के लोग अनाज को रखा करते थे। यहाँ से कुछ यूनानी मुद्राएं, वे तांबे की बनी हुई यूनानी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं दोस्तों। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों का संपर्क यूनान से भी था, यानी कि यहाँ के लोग यूनान से व्यापार किया करते थे। यहाँ से जो यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों, उसके एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो छपा हुआ है और अपोलो के हाथ में तीर है और पीछे की तरफ उसमें तरकश लगा हुआ है। इस तरह की मुद्रा यहाँ से मिली है। यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग तांबे से उपकरण बनाना था। यहाँ पर तांबे के कुल्हाड़े प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जो यहाँ के लोग बनाते थे और यहाँ तांबे के ही अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ मिली है वो है दोस्तों तांबा गलाने की भट्टी। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक मूर्ति मिली है, ये मूर्ति बैल की मिली है और ये टेराकोटा पद्धति से निर्मित है और इसे नाम दिया गया है बुनासियन बुल। यहाँ के लोग खेती में ज्वार और चावल को उगाया करते थे और रंगाई छपाई का कार्य भी यहाँ पर किया जाता था। वे रंगाई और छपाई के कार्य को भली प्रकार से जानते थे दोस्तों। यहाँ के लोग घरों से पानी को निकालने के लिए चक्रकूप पद्धति का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें नाली के आगे जाकर एक गड्ढा बना दिया जाता था दोस्तों। उस गड्ढे में जो कचरा था वो रुक जाता था और जो पानी है वो आगे जाकर निकल जाता था। बाद में उस कचरे को गड्ढे में से साफ कर दिया जाता था। इस गड्ढे में दोस्तों ये एक के ऊपर एक घड़ा रख दिया करते थे जिसमें मिट्टी को भर देते थे। ये मिट्टी सारे पानी को सोख लेती थी दोस्तों। तो इस तरह से ये जो नालियों का पानी है उसे निकालने की व्यवस्था बनाए रखते थे।
तो आहड़ सभ्यता में इतना ही दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।